बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम स्पेशल से माय नेम सीरीज में आज चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कवर करने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों, ये सीरीज पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है और स्पेशली आजकल जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हें समझने के लिए ये सीरीज काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। ये बेस्ड है रिवर्स क्वेश्चनिंग टेक्निक पर, जिससे कि हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। बच्चों, अगर हम फिजिक्स को एक गेम की हेल्प से समझें तो साउंड इंटरेस्टिंग ना? हम एक ऐसी ही चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं। सीरीज का नाम है से माय नेम। बच्चों, एग्जाम ओरिएंटेड फिजिक्स नोट्स, फॉर्मूला शीट्स जो मैंने खुद सैमसंग टैब पर लिखे हैं, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल सकते हैं। ये नोट्स एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और साथ में एसएल अरोरा, गूगल, इनकी भी हेल्प ली गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है और आपको बताना है कि ये कौन सा लॉ है। क्या है स्टेटमेंट? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, inversely proportional to the square of the distance from it, and depends on the sign of the angle between the current element and the line joining the point। तो आपको इस स्टेटमेंट से एकदम माइंड में आ गया होगा कि ये कौन सा लॉ है। अगर नहीं आया आप भी, तो हम आगे बढ़ के इसका फॉर्मूला और डायग्राम देख लेते हैं। अब तो बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा लॉ है। फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। यहाँ पर dl और r ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं अपॉन r क्यूब। तो इस फॉर्मूले को देखकर आपको क्लियर हो गया होगा, डायग्राम को देखकर, कि ये तो है बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से हम किसी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। जैसे किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हम उसमें एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक ये dl करंट एलिमेंट ले लिया, जिसमें dl को वेक्टर क्वांटिटी लिया जाता है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। और इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो कि यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये यहाँ पर r आ जाता है और ये एंगल थीटा आ जाता है, मतलब dl और r के बीच में थीटा एंगल। करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें, करंट एलिमेंट के और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहां पर म्यू नॉट परमिएबिलिटी होती है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म आप यहाँ लिखी हुई देख रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म इसकी लिखनी होती है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई तो स्केलर क्वांटिटी है, dl है वेक्टर क्वांटिटी, तो हम यहाँ पर एक r और मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे नीचे r क्यूब आ जाता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में ही साइन आता है, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है। तो क्या है ये क्वेश्चन? टू इंसुलेटेड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, ईच ऑफ रेडियस r प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, they carry current I and under root 3I respectively. What is the magnitude of net magnetic field at the center? यहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स दी हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक कॉइल है, दूसरी कॉइल इसके परपेंडिकुलर। सपोज ये है कॉइल नंबर 1 और ये है कॉइल नंबर 2। अब 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है I1, वो हमें I गिवन है। 2 में जो करंट फ्लो हो रहा है I2, वो है अंडर रूट 3I। अब हमें यहाँ सेंटर पर, दोनों के ये कॉमन सेंटर है ना, तो हमें यहाँ सेंटर पे बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस दोनों के लिए सेम है, R1 इक्वल्स टू R2 और ये है R। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉइल के लिए, जो हॉरिजॉन्टल कॉइल है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। इसमें हमने करंट की डायरेक्शन भी अपने आप ही ली है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई डायरेक्शन करंट की नहीं दी हुई है और इसलिए हमसे मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन नहीं पूछी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा है। तो यहाँ फर्स्ट कॉइल में देखें डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन हो गई B1 की। इसी तरीके से जो वर्टिकल कॉइल है, तो उसके लिए ये डायरेक्शन आ जाएगी, ये हो गई B2 की डायरेक्शन। अब हम देख सकते हैं कि B1 B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो B नेट आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर
प्लस b2 स्क्वायर। अब हम b1 b2 की वैल्यूज लिख लेते हैं। b1 के लिए म्यू नॉट i1, और i1 कितना है i अपॉन 2r, ये किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का। और b2 की वैल्यू म्यू नॉट और i2 कितना है अंडर रूट 3i, और ये अपॉन में यहाँ पे 2r। अब वैल्यूज रख देते हैं इनकी। तो यहाँ हम जब वैल्यू रखते हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो म्यू नॉट i अपॉन 2r स्क्वायर, म्यू नॉट अंडर रूट 3i अपॉन 2r, और इसका भी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा पहला ब्रैकेट जो है वो तो कॉमन ही आ जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो म्यू नॉट i अपॉन 2r ये आ गया कॉमन। अब अंडर रूट में क्या बचता है, इसकी जगह तो ये 1 बच गया क्योंकि ये पूरा ही बाहर आ गया। इधर रूट 3 बचा और उसका स्क्वायर मीन्स 3, तो ये हो गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो म्यू नॉट i अपॉन 2r इंटू 2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट i अपॉन r। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर बच्चों आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, दिस मैग्नेटिक फॉर्मूला इज फॉर व्हाट। अब ये फॉर्मूला देख के आपको पहचानना है कि ये फॉर्मूला किस लिए है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन बहुत आता है, बार बार आता है इस चैप्टर से इसका डेरिवेशन। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से आपको इसका डेरिवेशन भी याद आ जाना चाहिए कि ये एक सर्कुलर कॉइल है, सपोज इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ये इसका सेंटर, रेडियस है इसकी r, और इसकी ये एक्सिस, एक्स एक्सिस हमने ले लिए। सपोज इस एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट हमने P लिया है, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी होती है, इस P पॉइंट पे कितनी होगी। तो हम यहाँ पर dl करंट एलिमेंट ले लेते हैं, जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी। dl को ऐसे P से हम मिला देते हैं, और ये आता है dB। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती है। अगर ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं तो dB के जो कंपोनेंट्स लिए जाते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा। तो इधर आ जाएगा फिर dB cos थीटा, और इस साइड आएगा dB sin थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग। सेम ऐसे ही इसके जस्ट अपोजिट भी होता है, तो dB cos थीटा ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाएगा, और dB sin थीटा एक और सेम एक्स एक्सिस के इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। इस डेरिवेशन की एक की लाइन जिससे पूरा डेरिवेशन हो जाता है वो भी देख लेते हैं। चलिए, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा, क्योंकि sin थीटा वाले सारे कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ dB की वैल्यू रख देते हैं और sin थीटा की वैल्यू, इसको हम x मानते हैं कि ये डिस्टेंस x है, इसको मानते हैं r की वैल्यू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो काफी इजी हो जाता है ये। dB की वैल्यू हम बाय सावर्ट्स लॉ से रख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। तो बाय सावर्ट्स लॉ के फॉर्मूले में आता है ना साइन थीटा, वो ये वाला एंगल है, तो वो यहाँ 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 1 हो जाता है, तो वो तो यहाँ आएगा नहीं, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर, ये है इसकी रेडियस परपेंडिकुलर, तो आर अपॉन आर। इस इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख लेते हैं, जिसका भी इंटीग्रेशन नहीं होना, 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे dl बचता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, और dl का इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस लेनी है, और ये होती है 2 पाई आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर हो गया ये, और इस r की भी वैल्यू रख दी, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कैसे आती है, यहाँ पर r क्यूब है और r की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, तो इसलिए क्यूब और 1/2 ये 3/2 आ जाता है, और इंटू 2 पाई। ये आ गया फॉर्मूला इसी फॉर्म में। बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 पाई से काट देंगे, यहाँ 2 बचेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A positively charged particle is projected with uniform velocity along the x-axis, which is the axis of a long current carrying solenoid. Which one of the following statement is correct? बच्चों, एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये एक्स एक्सिस ही है लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड का भी। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही
सोलेनॉइड के एक्सेस मतलब जैसे ये है सोलेनॉइड, तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहीं ये इसका एक्सेस हो गया। तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की। तो अब बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड अलोंग एक्स एक्सिस, द पार्टिकल विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ, द पार्टिकल विल मूव द सेम वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस, द पार्टिकल विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? आपका आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं आंसर। आंसर है सी, द पार्टिकल विल मूव विद द सेम वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस। और ऐसा क्यों है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं V और B दोनों की सेम डायरेक्शन है, मींस थीटा की वैल्यू 0 है, साइन 0 0, तो इसलिए F की वैल्यू 0 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 है इसलिए, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई फोर्स नहीं लगेगा तो जो उसकी मोशन है वो उसी को कंटिन्यू रखेगा, मींस पार्टिकल विल मूव विद द सेम वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो जैसे चल रहा वैसे ही चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्मूले को देखते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है? ये फॉर्मूला किस लिए है? क्या है ये? लॉरेंस फोर्स को एक्सप्लेन करता है। लॉरेंस फोर्स क्या होता है? द कंबाइंड फोर्स दैट एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ऑन अ पॉइंट चार्ज इज नोन एज लॉरेंस फोर्स और लॉरेंस फोर्स लॉ। कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक कंबाइंड फोर्स लगाती हैं, तो वो कंबाइंड फोर्स जो है उसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। और उसका फॉर्मूला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यहाँ वेक्टर यहाँ वेक्टर यहाँ वेक्टर, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये है मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इस तरह से इस पर जो नेट फोर्स लगता है उसको लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। से माय नेम, आपको एक इमेज दिखाई जा रही है, आपको इस इमेज को देखकर बताना है ये किस डिवाइस की है। बहुत इजी है ना? अगर फिर भी आपको 1% कोई डाउट रहता है तो एक और इमेज देख सकते हैं आप। ये देखिए, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन डायग्राम, ऑन विच प्रिंसिपल डज दिस डिवाइस वर्क। तो इमेज को देखते ही आपके माइंड में आ गया होगा क्या है ये डिवाइस? यस, वेरी गुड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है? अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ये इसका प्रिंसिपल है। और टॉर्क की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आता है। डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, और ये डिफ्लेक्शन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अगर डेरिवेशन आपको करना हो तो बहुत एकदम सिंपल वे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिस टाइम पर इसकी निडल किसी एक जगह पर रुकी हुई है, जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का किसी एक जगह पर रुका हुआ है, तो मींस उस टाइम पर रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होता है मैग्नेटिक टॉर्क के। रीस्टोरिंग टॉर्क को हम के फाई लिख देते हैं, यहाँ पर फाई है डिफ्लेक्शन का एंगल, और मैग्नेटिक टॉर्क एन आई ए बी, साइन थीटा आता है लेकिन थीटा 90, इसलिए यहाँ पर साइन 91 क्योंकि रेडियल फील्ड ली जाती है। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, और यहाँ आई, क्योंकि देखिए एन नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट है। तो अब ये फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई के, कि जो डिफ्लेक्शन है वो करंट पर डिपेंड कर रहा है, ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स ईच ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। वायर डी में 30 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वायर सी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट, वायर जी में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट। यहां पर हमें फाइंड क्या करना है? नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर सी। वायर सी पर ये डी और जी मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं ये हमें फाइंड करना है, जबकि हमें वायर्स के बीच की डिस्टेंस भी दी हुई है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 0, मींस दोनों वायर्स मिलके कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं। कैसे? चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो पैरेलल वायर्स के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला बच्चों आपको F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D इंटू L, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D इंटू L। अब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि C पर D जो फोर्स लगाएगा क्या डायरेक्शन होगी? जब करंट की डायरेक्शन दोनों वायर्स में अपोजिट होती है तो रिपल्शन होता है, मतलब ये एक दूसरे पर
आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इधर डायरेक्शन आएगी C पर D की वजह से। सेम ऐसे ही देखें G और C, ये भी अपोजिट डायरेक्शन है इनमें करंट की, मींस इसमें भी जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का इस तरफ लगेगा C पर G की वजह से। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन C पे जो लगा रहे हैं ये D और G वायर वो अपोजिट आ रही है। तो अब हम इनको देख लेते हैं कि अपोजिट है तो मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड कर लेते हैं। तो FCD देखते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, करंट की वैल्यूज कितनी है इसमें 30 इंटू 10। वायर की लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो -2 अपॉन D, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। अब देख लेते हैं C पर G ने जो फोर्स लगाया, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -7 तो ऐसे ही रहा। अब I1 I2 करंट की वैल्यूज यहाँ पर 10 और 20 हो गई। लेंथ वही रहेगी 20 इंटू 10 टू द पावर -2, और ऐसे ही इनके बीच की डिस्टेंस 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये भी 4 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन आ गया। डायरेक्शन हमने देख ही ली कि इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, इसलिए F नेट इनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, FCD माइनस FCG, तो ये आ गया 0, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 4 इंटू 10 टू द पावर -4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक। अब आपको यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। is defined as the constant current which when maintained in two straight parallel conductors of infinite length and negligible cross section placed 1 meter apart in vacuum produces a force 2 into 10 to the power -7 Newton per meter between them। ये यहाँ पर मीटर है, यहाँ से काट देते हैं between them। तो आपको इसको पढ़ के एकदम ध्यान आ गया होगा कि अरे ये तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है जो हम 2 पैरेलल वायर्स के डेरिवेशन के बाद करते हैं। 2 पैरेलल वायर्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद में 1 एम्पियर की डिफाइन भी हमको देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L। The magnetic moment associated with this angular momentum is given by, हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये भी डेरिवेशन है बच्चों, ये MCQ फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर कि रिजल्ट जो है वो इनमें से कौन सा आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, अगर आपने इसका सही ऑप्शन टिक कर दिया तो ठीक है, वरना यहाँ हम देख लेते हैं आंसर। हमें यहाँ फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट, M निकालना है हमें। तो कैसे स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी, I इज इक्वल टू Q अपॉन T फॉर्मूले से। इलेक्ट्रॉन है, चार्ज आ गया E, एक राउंड कंप्लीट सर्कल के लिए यहाँ टाइम पीरियड T। अब यहाँ पर हम T की वैल्यू रख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मींस पूरी लेंथ, तो पूरी लेंथ क्या हो गई, सर्कुलर पाथ की सर्कमफरेंस, तो उसको 2 पाई r लिख देंगे। सपोज ये न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ये r रेडियस है, ये एंगुलर मोमेंटम ले लिया इसका। तो I इज इक्वल टू E अपॉन 2 पाई r, ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपॉन में रहेगी तो वो ऊपर ही आ जाएगी, ये हमने V ऊपर लिख लिया। अब हम मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखते हैं। I A होता है, I की वैल्यू EV अपॉन 2 पाई r रख दी हमने, और इस A को रख दिया पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो EV r अपॉन 2, ये M की वैल्यू है। यहाँ से वी आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यही हमारे काम आएगी। वी आर इज इक्वल टू 2m अपॉन ई। अब हम इसका एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला लगा देते हैं, एम वी आर। अब देखा आपने कि वी आर की वैल्यू हम ये रख देंगे, तो L इज इक्वल टू m, वी आर की वैल्यू 2m अपॉन ई। तो यहां से m क्या आ गया, EL अपॉन 2m। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, यहां से देखते हैं हम, ऑप्शन 3। Let's move to the last question, question number 10, assertion reason type question. Assertion: the magnetic field produced by a current carrying solenoid having number of turns per unit length is constant, is independent of its length and area of cross section. Reason: the magnetic field within a very long solenoid is uniform. असर्शन में गिवन है कि किसी सोलेनॉइड जिसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मींस ये n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और टोटल लेंथ।
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, तो ऐसे सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है। रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म रहती है, हर जगह एक जैसी रहती है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो देखते हैं इसका आंसर, क्या आपके आंसर से मैच कर रहा है ये? आंसर है ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। वो क्या था कि दोनों सही हैं, दोनों सही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। रीजन क्या है इसका? हमारे पास सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है? मीडियम पर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो कि हमें यहाँ कांस्टेंट गिवन है, और करंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों ये थे 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और इतने कम टाइम में हमने इतना सारा रिवीजन कर लिया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.